Well, in this video we will study about the refraction of light. We'll study about the refraction of light. हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है, तो अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सो द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फिनोमिना of change in direction of path of light, change in direction of path of light, इसमें लाइट का रास्ता बदल जाएगा। लाइट अपना रास्ता बदल लेगी। कब बदलेगी? When it goes from one medium to another medium. From one medium to another medium. ठीक है, is called a refraction of light. is called a refraction of light. इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसको अंडरस्टैंड करना। आपको किस हद तक ये डेफिनेशन जो है वो अब समझ आती है। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, सो ये हुआ कि व्हेन इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट। और लाइट जो है इस केस में अपना रास्ता बदल लेगी। कब बदलेगी? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर करेगी। अब हमारे पास मीडियम होंगे। देखिए, इसको डायग्राम से ही समझें तो ज़्यादा अच्छा है। I would like to add the image of NCERT video. इस मीडियम से इस okay, we will try to understand with the help of this we will try to understand this definition with the help of this diagram. अब देखिए, हमारे पास है, हम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो नॉर्मल है इंटरफेस के ऊपर है, और जहाँ रे ऑफ इंसिडेंट लाइट टकरा रही है वहाँ है। सो दिस इज द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. This is the reflecting surface and this is the refracted ray. This part 1 is the it is pointing the rarer medium and this 2 represent the denser medium. इस पार्ट को हम लिख देंगे, ये है आपके पास denser medium, राइट। इसको आपने तह तक समझना है। अब जब इंसिडेंट रे इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करती है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर जब ये स्ट्राइक करती है, आप यहाँ देख लें, इस पॉइंट के ऊपर जो दोनों मीडियम हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ओके, इसका जो अपर पार्ट है, ये वाला पार्ट टिल द रे ऑफ लाइट इज अप टू द पॉइंट ए, इट इज इन द रेयर मीडियम। जब वो रेयर मीडियम में है, यहाँ टकराने के बाद, नॉर्मल के ऊपर टकराने के बाद, ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, एंगल आई। So this angle I is equal to angle I because some part of it is reflected. So ये तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। पर जो रे ऑफ लाइट एट द इंटरफेस दूसरे मीडियम एंटर कर जाती है, उसका ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आई इज इक्वल टू आर होता है। ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बट हियर इन दिस केस वी हैव द डिफरेंट लॉ। इसके बाद में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो हमें ये समझना है कि द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट, जरा गौर से देखें। यदि फॉर एग्जाम्पल
यदि ये ग्लास स्लैब यहाँ ना होती तो आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो इस रास्ते से जाती, देन दिस मे बी द पाथ ऑफ द लाइट, राइट। बट वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हेयर, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो लाइट है वो अपना रास्ता छोड़ के इस रास्ते को फॉलो कर रही है, उधर से लाइट ना जाके लाइट इस रास्ते से जा रही है। सो ये जो बेंडिंग हुई है, इतना जो लाइट बेंड की है, दिस इज ऑल बिकॉज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यही है फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ द, it is the phenomena of change in the direction of the incident light when it goes from one medium to another medium. Okay, this process is called refraction of light, right? So अब हम आगे पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है। our next part of discussion is cause of refraction of light. Cause of refraction of light. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपको इसका फिजिक्स पता होना चाहिए। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर में पढ़ा था कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है उसको हम इवेल्युएट करते हैं। दिस इज द रेशियो ऑफ 1/, दिस इज μ0 एप्सिलॉन 0। सो दिस इज व्हाट द permeability of the free space and this is the permittivity of the free space. So if you will substitute the values, then you will find that the velocity of light is 3 × 10⁸ meter per second. वहाँ हमने पढ़ा था this is the highest value attained by any moving object in the nature, right? But when this light enters to the another medium, then this velocity of light will not be c. It will change to some another value v, which is less than c. Why is it so? ये देखिए, हमारा जो फार्मूला है उसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो मीडियम के साथ चेंज हो जाते हैं, बिकॉज दिस फार्मूला इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फैराडेज लॉ और मैक्सवेल इक्वेशंस। मोस्ट कॉमनली आई कैन से फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशंस। सो मैक्सवेल इक्वेशंस, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका नेचर है, चेंज हो जाता है जब वो मीडियम में चली जाती है। सो उस समय क्या होगा, आपका जो फार्मूला है वहाँ μ0 जो है उसकी जगह आप म्यू लिख देंगे, दिस द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम and this permeability of the medium and this is the permittivity of the free space. Then this velocity of light is bit less than the this velocity is bit less than the velocity of light, so it will have some it is less than c. Okay, so because of this change light bends or light refract when it goes from one medium to another medium. So जो refractive index है n, this is the ratio of c/v. Okay, this is the ratio of velocity of light in the vacuum to the velocity of light in the medium. So as c is always greater than v, this means that refractive index is always greater than 1. Okay, so now from here on we'll try to understand what is the cause of refraction. So the refraction of light occurs, right, because of the fact that speed of light changes when it goes from one medium to another medium, right, because of the change in the value of the mu and epsilon, right. So speed of light in the rarer medium is greater. Speed of light in the rarer medium is greater than the speed of light in the some another medium, in the denser medium. So when the light travels from the rarer medium to denser medium, its speed will decrease and hence light deviate more due to interaction with the denser medium, right. So when the light travel from denser medium to the rarer medium, speed of light will increase, hence the light deviate less due to the interaction with the rarer medium. So this is the cause of a refraction of light. This is what we have to understand from this text. So another parameter that is very important for us to understand, for that sake we have to go to the another page. Okay, so अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। ये सब जो छोटे छोटे टर्म्स हैं ये हमें आगे समझने रिफ्रैक्शन को समझने में काम आएंगी। सो विल स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, तो इसकी तो बेसिकली हमने बात कर ली है। मैं जस्ट थोड़ा सा ही लिखना इसके बारे में पसंद करूँगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके बारे में हमने पढ़ा, दिस इज C अपॉन V, राइट, एंड दिस इज द C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और इन द फ्री स्पेस, और B इज द वेलोसिटी इन द मीडियम, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट इट। अब हम चलते हैं आगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसकी आपको जानकारी की बहुत ज़रूरत है। इसके बारे में हम बात करते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विल स्टडी अबाउट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ओके, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वन मीडियम with respect to the relative refractive index of another medium। हम मानते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हम आपके पास जैसे दो मीडियम है, हमने जिसके बारे में अभी तक आपके साथ बात किया था कि एक रेयरर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है। वी हैव टू मीडियम। सो एक रेयरर मीडियम है और ये वाला पार्ट फॉर एग्जांपल रेयरर मीडियम है, और जो बाउंड्री के नीचे ये वाला पार्ट जो है वो डेंसर मीडियम। तो जो रेयरर मीडियम है वो उसकी लाइट को बेंड करने की अपनी क्षमता है, उसको हम लिख देते हैं N1, और ये आ जाएगा C अपॉन V1, ऐसे ही लिखा जाएगा। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब लाइट को बेंड करने की एबिलिटी, मीडियम की लाइट को बेंड करने की एबिलिटी, इसकी अपनी एबिलिटी है। ये आपके पास आ जाएगा C अपॉन, क्योंकि C तो फिक्स रहेगा तो C अपॉन V2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब एक दूसरे के कंपैरिजन में लाइट को कितना बेंड करते हैं इसको हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर मीडियम। सो इफ मीडियम वन has absolute refractive index, for example N1, and medium 2 has absolute refractive index N2, so N2 upon N1 is the relative refractive index। तो मैं ऐसे कुछ आपको एक तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि ये मैथमेटिक्स को हमने कैसे करना है। देखिए रे ऑफ लाइट जा रही है फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ, राइट, और ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इट्स नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये रे ऑफ लाइट ऐसे करके बेंड करके इधर जा रही है। अब इसको हमने मैथमेटिकली कैसे लिखना है, एक लैंग्वेज इसकी कैसे बनानी है। आपकी रे ऑफ लाइट जा रही है मीडियम 1 to 2, ओके, तो इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसे लिखा जाएगा, ये होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 विद रिस्पेक्ट टू N1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N2 1। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो ये रेयरर मीडियम है वो एयर है, ओके, और आपका जो सेकेंड मीडियम है ये ग्लास है। आपको तरह तरह की प्रॉब्लम जब अटेम्प्ट करनी है तो उस टाइम आपको आसानी होगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपके रे ऑफ लाइट जा रही है एयर से ग्लास की ओर, आप इसको ऐसे लिख देंगे, और फिर क्या होगा, इसका आगे मीनिंग क्या है, ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको आप आगे ऐसे लिख सकते हैं NGA, राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। अच्छा, यदि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो जैसे अभी तो रे ऑफ लाइट जा रही है रेयरर टू डेंसर मीडियम, यू विल राइट इट लाइक दिस, पर कुछ सवाल ऐसा भी हो सकता है कि रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही हो, दिस माइट बी पॉसिबल। ये आपका है, राइट। अब रे ऑफ लाइट जो है वो ऐसे जा रही है, यहाँ से आ रही है, and then it is bending away from the normal. When it is going from denser to rarer medium, it will bend away from the normal. So, अब देखिए जरा,
इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें ये लैंग्वेज समझना है कि हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बाकी आगे आपको एकदम से आ जाएगा। ये आपके पास आर आ गया और ये आपके पास आ गया आई। इसको हम दोबारा फिर से डिफाइन करेंगे, पर अभी तक आपको ऐसे समझना है। देखिए, इस स्टेज पर रे ऑफ लाइट जा रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, या आपका है मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टू द मीडियम विद रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। गौर कीजिए जरा, ये देखिए, इसको हम इसी फॉर्म में लिखने की कैसे कोशिश करते हैं। ये देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2n1, तो ये क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। और इस फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे n12, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम। यदि हम इस पार्ट को ग्लास मान लें और इस पार्ट को, इस मीडियम को आप एयर मान लें, तो इसको कैसे लिखेंगे, इट विल बी रिटन एज GNA, क्या आ जाएगा, Na air with respect to glass, and you can write it over here, air with respect to glass. This is what you have to learn. Okay, अब आप यहाँ से एक और पार्ट लर्न कर सकते हैं। मैं इसको 1 लिख दूँ और इसको 2 लिख दूँ, तो आप क्या देखेंगे, n12 okay is equal to 1 upon n21. This is another important part we have to discuss from here. Okay, so एक और आपने बड़ी मज़ेदार बात सीखनी है यहाँ से, बट उसके लिए आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर चलना होगा। Next we'll go for the Snell's law. The next part of the video is, बड़ी मज़ेदार चीज़ें, हम सबसे पहले एलिमेंट्री पार्ट को समझेंगे, उसके बाद इसका टेक्स्ट, आसान टेक्स्ट उसको पढ़ना शुरू करेंगे। I will go for the laws of refraction. Laws of refraction. Laws of refraction of light. अभी हमने पढ़ा है laws of reflection, अब हम पढ़ेंगे laws of refraction of light. Okay, so according to these laws, हम सबसे पहला लॉ इसका लिखते हैं, नंबर 1, the incident ray, refracted ray and the normal to the interface at the point of incidence all lie in the same plane. ये देखिए, आप इसको समझना है तो आप इसको समझिए, डायग्राम से आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इसको अब लिखने की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से समझिए। फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, ओके, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस, नॉर्मल टू द, नॉर्मल टू द इंटरफेस। इंटरफेस पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है, कहाँ ड्रॉ करना है, जहाँ लाइट जो है वो टकरा रही है। नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक प्लेन में मिलते हैं। अब आप इसको वर्ड्स में समझ गए होंगे आराम से। देखिए एक बार फिर से समझिए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस। नॉर्मल टू द इंटरफेस, कहाँ है ये इंटरफेस, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ रे टकरा रही है। ये तीनों कहाँ मिलते हैं, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आप डेफिनेशन लिख देते हैं। देखिए, द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और दूसरी है रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, दो हो गए। एंड नॉर्मल, इसको ध्यान से लिखना है, सिंपल नॉर्मल नहीं लिखना है इसको। एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस, नॉर्मल टू द इंटरफेस
What is the location of this? At the point of incidence. At the point of incidence. Okay, all lie in the same plane. All lie in the same plane. ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं. Okay, now the second law is the ratio of the sine of angle of incidence. अब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये हमेशा कांस्टेंट होती है. दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अभी तक हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या डेफिनेशन पढ़ा था? n is equal to c upon v. So this refractive index is also defined as the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. It is always constant and it is equal to the refractive index. Okay, so we can write it's like this. क्योंकि यार इसमें रे ऑफ लाइट जो है वो रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है. अब इसको ध्यान से देखना हम कैसे लिखेंगे. इसको हम लिखेंगे 1n2 that is equal to n2 upon n1 that is equal to n21. This is now equal to sin I upon sin R. प्रीवियस नॉलेज के साथ आपने इसको ऐसे जोड़ लेना है. क्लियर? अब हमने कहा कि जो रे ऑफ लाइट है वो जब दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जैसे ओ पॉइंट के ऊपर आके वो डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्मल की ओर ही आती है, वो नॉर्मल से परे भी चली जाती है. ये डिपेंड करता है कि रे ऑफ लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर जा रही है या डेंसर से रेयरर जा रही है. ज़रा गौर से देखना इस डायग्राम को. देखिए, यदि ये रे ऑफ लाइट रिवर्ट हो जाए, यदि हम यहाँ एक शीशा लगा दें ऐसा, हम यदि यहाँ प्लेन मिरर रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, बट विल हैपन देन, ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ टकराएगी वापस मुड़ेगी, तो इसी पाथ पर वापस जाएगी. यहाँ टकराएगी और टकराने के बाद देखिए नॉर्मल से परे की ओर मुड़ जाएगी. सो आपको ये ध्यान देना है कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की ओर जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से परे की ओर चली जाती है. ओके, सो इसको आपको ट्रिक से याद रखने का हम तरीका आपके साथ शेयर कर देते हैं. व्हेन इट विल गो फ्रॉम अ रेयरर, when the ray of light go from a rarer to denser medium, right? तो आपने इसको रेट से याद करना है, a rarer to the denser medium, then it will bend towards the normal. तो T से आपने towards याद रखना है, then it will bend towards the normal. और when the ray of light will go from the denser, DA represent denser, okay, then it will go from denser to rarer, this represent denser, this represent rarer, and this represent away. when a ray of light, दारा एक वर्ड है, उससे आपने याद रखना है, when a ray of light will go from denser to rarer medium it will bend away from the normal, away from the normal, it will then bend away from the normal. ओके, सो इस कंसेप्ट का हम आगे जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द Snell's laws of reflection. Then we will study about